हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आज आपकी जो है बुक सेकंड चल रही थी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 12वां है, विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो आज यहाँ पर इसका हम पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं इस चैप्टर की। देखिए आप लोगों ने मौसम और जलवायु क्या होती है इसके बारे में आपने पहले लिखा भी था, पहले मैंने बताया भी था कि मौसम क्या होता है। मौसम में आपका जो पूरा दिन की जो घटनाएं होती हैं, यानी कि दिन में जो मौसम में परिवर्तन होता है, आपके आसपास जो मौजूद वायुमंडल है, वायुमंडलीय दशाएं हैं, तापमान वगैरह, वहाँ पर वर्षा वगैरह, इनमें जो परिवर्तन आता है वो सब परिवर्तन को मौसम के अंतर्गत रखते हैं। वहीं जलवायु में क्या होता है, जलवायु में हम एक लंबा पूरा एक एनालिसिस करते हैं, 30 से 40 सालों का एनालिसिस किया हमने। मौसम का औसत आंकड़ा जो निकाला हमने, उसके आधार पर हमने ये अनुमान लगाया कि भाई वहाँ पर उस जगह पर जो जलवायु है वहाँ की शुष्क है या शीत जलवायु है, यानी कैसी जलवायु है। वो 30-40 साल के पूरे मौसमों का हमने जब औसत निकाल दिया तब हमें पता चला। यानी कि जलवायु क्या है, जलवायु जो है किसी विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि के दौरान मौसम की अवस्थाओं का यानी विविधताओं का औसत है, जिसे हम जलवायु के रूप में जानते हैं। तो ये बात आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, मैंने लिखवाई भी थी जब हम अपने जलवायु वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे आपको बताया भी था, वहाँ पे आया भी था कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली किताब में। तो वो सब चीज़ें आप लिख चुके हैं। अब देखिए ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका रीजन है चैप्टर इंपॉर्टेंट होने का। पहली बात तो यहाँ पर जो इस चैप्टर को दिया गया है वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, यानी विश्व के संदर्भ में दिया गया है, विश्व भूगोल के संदर्भ में दिया गया है। आपने जो अध्ययन किया था जलवायु का वो केवल आपने भारत के संदर्भ में जलवायु देखी थी। यहाँ पर विश्व के संदर्भ में जलवायु बताई जा रही है कि भाई कहाँ पर कौन कौन सी जलवायु मौजूद है। तो इसलिए हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आपने जो अभी तक पहले अध्ययन किया था, यानी कुछ अभ्यर्थियों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हम ये चैप्टर वहाँ तो जलवायु वाला देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों देख रहे हैं। यहाँ पर देख इसलिए रहे हैं क्योंकि हम ये विश्व के संदर्भ में कर रहे हैं, हम केवल भारत तक सीमित नहीं है, समूचे विश्व को देखेंगे यहाँ पर। तो जलवायु का वर्गीकरण हमने यहाँ पर 3 बृहद उपगमनों यानी अप्रोचेस हैं, हमारी यहाँ पर 3 बृहद अप्रोच हैं जिनके द्वारा हमने किया है। तो 3 अप्रोचेस में यहाँ पर खास करके पहली आनुभविक है, दूसरी जन्यक है और तीसरी अनुप्रयुक्त है, यानी अप्लाइड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो 3 अप्रोचों के थ्रू किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुभविक, यानी जो आपके अनुभवों के आधार पर है, यानी अनुभवों के आधार पर, यानी ऑब्जर्वेशन के आधार पर है। जो आप जो ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखने के आधार पर आप पूरा अनुमान लगाते हैं, तो उसके आधार पर है। तो आनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान और वर्षण जो है वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। यानी कि ये किस पे आधारित है, जो तापमान वगैरह टेम्परेचर है और उनसे संबंधित उसका वर्णन है, उससे संबंधित आंकड़े जो है उन पर आधारित है अनुभव। ठीक है, यानी हमने मान लीजिए एक डेजर्ट का अध्ययन किया, डेजर्ट में हमने पाया कि गर्मियों के दिनों में यहाँ पे तापमान जो है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी गर्मी सुबह दिन के समय में, और रात के समय में यही टेम्परेचर 20 डिग्री पे आ जाता है। तो इस आधार पर मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये मरुस्थल है यहाँ पर, यानी इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर इसके तापमान में, तो ये मरुस्थलीय जलवायु का। ठीक है, तो ये क्या है, हमने एक वहां पर जो है पूरा प्रेक्षण किया, यानी ऑब्जर्वेशन किया हमने। अब दूसरा है जनिक, यानी जेनिटल जिसे हम बोलते हैं। तो जनिक वर्गीकरण जो है जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है, यानी जलवायु ऐसी है तो ऐसी क्यों है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जनिक में यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर उगने वाली वनस्पतियां वगैरह, उनमें ग्रोथ कैसी हो रही है, किस प्रकार की वनस्पतियां हो रही हैं, तो वो सब जनिक के जो अंतर्गत आ जाएगा। वहीं बात करें जलवायु को अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त का मतलब है यहाँ पर अप्लाइड, यानी कि प्रैक्टिकल करके। ठीक है, यानी कि हम जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षण करते हैं, तो उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह से यहाँ पे अप्रोच है, 3 तरह से यहाँ पर हम जलवायु का अध्ययन करते हैं। यानी जलवायु के लिए यहाँ पे तीसरी है जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह की अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो करते हैं जलवायु का पता लगाने के लिए। आपने तीनों तरह की अप्रोच यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। अब देखिए आपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो था, ये आपने जो प्रीवियस जो बुक थी क्लास 11th वाली, वहां पर आपने लिखवाया था, लेकिन वहां पर केवल हमने इसके 5 पॉइंट लिखे थे और 5 पॉइंट लिख के हमने वहां पर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि वहां पर इतना डीपली था नहीं, वहां पर नॉर्मली दिया हुआ था, लेकिन यहां पर इसे डीपली में बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम इसे पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए कोपेन जो थे, यानी कोपेन जो वनस्पति विज्ञानी यहाँ पर रहे हैं, जिन्होंने जो है जलवायु का जो यहाँ पर वर्गीकरण किया है, सॉरी वनस्पति विज्ञानी मैं बोल गया, यहाँ पर वनस्पति विज्ञानी नहीं है, वनस्पति के वितरण के आधार पर किया है। ठीक है, इन्हें मैंने वनस्पति विज्ञानी बोल गया, सॉरी। तो वनस्पति विज्ञानी नहीं है, बल्कि वनस्पति के वितरण के आधार पर इन्होंने उसका जलवायु के बीच में संबंध स्थापित किया। तो इस आधार पर इन्होंने जो है इसकी व्याख्या की है। ठीक है, यानी वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध के आधार पर इन्होंने इसकी व्याख्या की है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है आनुभविक जो पद्धति है, यानी कि ऑब्जर्वेशन वाली पद्धति है, उसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप
पहला पॉइंट आप लिख लेना, कोपेन के अनुसार वनस्पति के वितरण व जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने आनुभविक पद्धति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। कौन सी पद्धति का प्रयोग किया? आनुभविक का किया। देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट करवा के लिखवाया है यहाँ पे हमने, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने सबसे पहले अब यहाँ पर कैसे किया, यानी इन्होंने ये किया कि भाई तापमान और बरसठ के कुछ निश्चित मानों का इन्होंने चयन किया। यानी इन्होंने क्या किया, उन्होंने तापमान और बरसठ के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया। यानी इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर के कुछ मान स्थापित किए, मान उन्होंने लिए। उन्होंने ये पाया कि भाई यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है तो उन जगहों पर किस प्रकार की वनस्पति उग रही है, जहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है वहाँ पर कैसी वनस्पति उग रही है, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पर कैसी वनस्पति उग रही है। तो इन्होंने ऐसे करके जो है तापमान का वितरण और वनस्पतियों के वितरण के बीच संबंध स्थापित किया। तो इसलिए कोपेन का वर्गीकरण जो था पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता था, ये अनुभविक था। ठीक है, इन्होंने देखा प्रत्यक्ष रूप से कि भाई यहाँ पर कौन सी वनस्पति उग रही है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना, इसी में सब पॉइंट पूरा, और इन मानों का उपयोग करके उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया, ये पूरा लिख लेना यहाँ से लेकर यहाँ तक सब पॉइंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कोपेन ने पद्धति बताई थी, ये कम पद्धति आज भी प्रासंगिक है। कोपेन वाली पद्धति जो है आज भी यहाँ पर चली आ रही है। सन 1918 में यहाँ पर कुछ आधुनिक विज्ञानियों ने, आधुनिक जो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कुछ इसमें संशोधन किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति जो है आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। और यहाँ पर कोपेन ने कितने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए हैं, जिनमें से 4 तापमान पर डिपेंड करते हैं और 1 वर्षा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चारों समूह आपको लिखने पड़ेंगे जो है ऐसे ही टेबल बनाकर। कोपेन ने यहाँ पर टोटल 5 समूह बताए थे, वैसे इस समय टेबल में 6 समूह दिए गए हैं। और छठवां समूह आपको जितनी स्टैंडर्ड बुक हैं मोस्टली उन सभी में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर ये 5 समूह ही हैं। यानी जब कोपेन ने दिया था वर्गीकरण तो कोपेन के समूह में 5 ही थे, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने, जैसे बताया नहीं यहाँ पे 1918 में संशोधन करके इसे प्रचलित कर दिया, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने छठवां भी इसमें जोड़ दिया। ठीक है, इसलिए आपको एक छठवां वाला यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब चलिए वन बाई वन करके यहाँ पर कोपेन के जलवायु समूह और उनके वर्गीकरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए समूह में रखी गई है उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, इसकी विशेषता यहाँ पर उष्णकटिबंधीय की ये है कि वर्ष भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ठीक है, यानी वर्ष भर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऐसे लिख लेना जैसे मैं बोलता जा रहा हूं। दूसरी है बी समूह में रखी गई है शुष्क जलवायु। इसका क्या है कि बरसठ की तुलना में जो यहाँ पर वाष्पीकरण है वो अधिक होता है। यानी शुष्क में ये है कि बरसठ ज्यादा नहीं होता है, यानी वर्षा इतनी नहीं होती है, लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, शुष्क जलवायु में। अगली सी समूह में रखी गई है कौष्ट शीतोष्ण जलवायु। कौष्ट शीतोष्ण की यह विशेषता है कि भाई यहाँ पर सर्वाधिक ठंडे महीने का जो औसत है, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत है वो तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, लेकिन जो यहाँ पर जो है यानी कि लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से ये कम रहता है। ठीक है, यानी कि इसका जो सामान्य सर्वाधिक ठंडा महीना है उसका औसत तापमान कितना रहता है। कौष्ट शीतोष्ण का मतलब ये है कि हल्की गर्म है और शीतोष्ण जलवायु है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो गर्म है यानी जो गर्मी है, तो गर्मी के दिनों में तापमान ये बताया गया 18 तक पहुंच जाएगा अधिकतम, और वहां पर जब जो है बिल्कुल ठंड का मौसम होगा तब 3 डिग्री तक रहेगा। ठीक है, 3 से 18 के बीच। अगली जलवायु है शीतल हिम वन जलवायु। इसकी बात करें, देखिए यहाँ पर वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान जो है शून्य से तापमान से नीचे चला जाता है, यानी शून्य तापमान से -3 डिग्री तक पहुंच जाता है, -3 डिग्री। ठीक है, इतना पहुंच जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, अगली जलवायु है शीत वाली। शीत वाली की बात करने, यहाँ पर सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से ऊपर रहता है। ठीक है, अगली जो है इसे ब्रैकेट में बना के लिख देना, और ये आपके लिए ये है, यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा, इसके लिए नोट अभी लगवा दूंगा यहाँ पर। ये है उच्च भूमि वाली, यानी आपको पता है कि जैसे जैसे प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पे हम चढ़ते जाते हैं तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती जाती है। ये बात आप पढ़ चुके हैं और बताई भी आपने। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते जाएंगे तापमान में गिरावट आएगी। तो ये इसमें ये छठवां कारक जो जोड़ा गया है ये वाला, ये जोड़ा गया है उच्च भूमि के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई के कारण शीत में, ठीक है, यहाँ लिख लेना ऊंचाई कारण शीत। अब इसमें लिख लेना नोट, कुछ स्रोतों में छठवां प्रकार भी है, इसी में लिख लेना कुछ स्रोतों में छठवां प्रकार भी है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। यानी वैसे 5 ही हैं, लेकिन ज्यादातर स्रोतों में कहीं स्टैंडर्ड बुक में 6वां प्रकार भी दिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं, आपने यहां पर ये जो पॉइंट था ये आपका सेकंड पॉइंट था, सॉरी ये सेकंड का सब पॉइंट बनाया मैंने, ये थर्ड का पॉइंट कर देते थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये थर्ड पॉइंट के अंतर्गत आपने पूरा ये
ये आपने पूरी टेबल जो है ये फॉर्म वाली लिख ली आपने। अब यहाँ पर टेबल में भी बताया गया है, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर जो बड़े अक्षर हैं जैसे ए, सी, डी और ई, ये आर्द्र जलवायु को डिनोट कर रहे हैं। वहीं बी अक्षर जो है वो शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। यानी इसमें ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर इन समूहों में, इन समूहों पर जाते हैं। इन समूहों में ए, सी, डी और ई ये ज़्यादातर जो है आर्द्र जलवायु यानी ह्यूमिडिटी वाली जलवायु जो है उसको डिनोट कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर शुष्क जलवायु को लिए बी डिनोट कर रहा है। ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और इसमें समझने की बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर इन्हें भी हमने कई उप प्रकारों में विभाजित कर लिया है। यानी ये 5 समूह जो बताए हैं कोपेन ने, बाद में वैज्ञानिकों ने इन्हें भी जो है अन्य समूहों में विभक्त कर लिया। यानी इनके समूहों के भी एक एक के 3-3, 4-4, 2-2 समूह हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पर आप चौथे का सब पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर इसमें कि जलवायु समूहों को तापक्रम वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है। ठीक है, किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। यानी यहाँ पे बताया गया है जिसको छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित मत लिखना, दर्शाना लिखना है, सिंपल भाषा में दर्शाया गया है। ठीक है, यानी कि जो ये तो है, ये तो मेन समूह है, इनके भी उपसमूह है, उन्हें छोटे अक्षरों से दर्शाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो समूहों में अक्षर आएंगे उन अक्षरों के बारे में बताया गया है कि कौन से अक्षर से क्या बन रहा है यहाँ पर। यानी ये तो बड़े समूह वाले आपने बड़े अक्षर वाला देख लिया, बड़े अक्षर से कौन कौन सी जलवायु बन रही है। अब इसके उप समूह जो है उनमें कौन कौन सी बन रही है। अब शुष्कता वाले जो मौसमों में छोटे अक्षर हैं एफ, एम, डब्ल्यू, एस द्वारा इन्हें अंकित किया गया है। ठीक है, अब देखिए एफ वाला जो है, एफ का मतलब है आर्द्र। ठीक है, एफ के आगे डैश लगा के लिख लेना आप आर्द्र ब्रैकेट में। ठीक है, और ब्रैकेट में इसके आगे लिख देना यहाँ पर। ठीक है, वर्ष भर वर्षा, यानी कि इसकी जो विशेषता ये है एफ समूह की कि वर्ष भर यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे। अब यहीं पे एम वाला समूह आया। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब ये है मानसूनी जलवायु। स्मॉल एम का मतलब ये है कि भाई मानसूनी जलवायु। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देना मानसूनी जलवायु। अब एफ एम, अब नीचे इसमें एक समूह और है, इसका नाम है डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू से क्या बनना है, स्मॉल डब्ल्यू से बनना है शुष्क शीत ऋतु, शुष्क, ठीक है, शीत ऋतु। तो ये डब्ल्यू से बन रहा है, छोटे स्मॉल डब्ल्यू से। ठीक है, अब अगला यहाँ पे अक्षर है एस, स्मॉल एस। ठीक है, स्मॉल एस है, ये बन रहा है शुष्क ग्रीष्म ऋतु। तो इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर ये आपको जो है ये अक्षर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु इससे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर तो आपने बड़े समूह देख लिया, अब इनके उपसमूहों के बारे में बता दिया गया है, डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ समूह और दे दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे छोटे अक्षर ए, स्मॉल ए, बी, सी, डी भी दर्शाए गए हैं यहाँ पर। तो ये तापमान की उग्रता को बताते हैं कि तापमान कितना ऊंचा है, कितना कम है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना छोटे अक्षर, इसमें सब पॉइंट अगला करके चौथे का थर्ड सब पॉइंट आएगा कि छोटे अक्षर ए, बी, सी तथा डी तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके ऊपर एक टेबल बना है। वैसे तो ये कहते हैं कि भाई टेबल बनना चाहिए ये वाला, लेकिन यहाँ पर टेबल बनाने से कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा इसलिए नहीं है, ये टेबल तो आपका जो है, यानी कि जैसे आपको जल्दबाजी में आपको देखना हो, केवल आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है उस समय देखना हो आपको तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, ये टेबल आप बाद में बना लेना, और चाहे पहले बनाना चाहें तो पहले बना सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर इसके 1 बाय 1 जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं इस टेबल को, यहाँ पर एलटीजी आपको टेबल ये बनानी पड़ेगी पूरी ऐसे ही, और या फिर आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई हम थ्योरी ना लिखकर हम ये केवल टेबल बनाकर हम टेबल से में याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों में चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर ये कुछ जगहों के नाम इसमें ऐड कर दिए गए हैं बाद में, वो ऐड यहाँ पर नहीं किए गए हैं। बाकी जो बातें हैं यहाँ पर बातें भाई सेम है, कोई बातों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी बातें हमें यहाँ शॉर्ट रूप से हैं, यानी जिसको ये लगता है कि हमें इस टेबल से अच्छे से याद हो जाएगा, या फिर हम इसमें सर जो एक आध फैक्ट और बताएंगे वो हम यहीं पर मैनेज कर लेंगे, वो टेबल बना सकते हैं। मेरी तरफ से खुली छूट है आप लोगों को, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। अब देखिए सबसे पहला समूह जो था आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पहला समूह, तो ये पहली सब हेडिंग आप इसमें आप डालें, इसी में कोपेन वाले में आपकी पहली सब हेडिंग है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला। ठीक है, ये आपने पहली हेडिंग डाल दी है।
देखिए ये जो जलवायु है ये जलवायु खास करके आपके कर्क रेखा और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ वाला और 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश जो है यानी इसे मकर रेखा कहते हैं, तो इसके बीच में ये पाई जाती है, यानी इनके बीच में ये पाई जाती है। ये इसकी खास बात है। दूसरी बात ये है कि आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं, ये वाली बात आप जानते हैं अच्छे से कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाले बीच वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। लगभग यहाँ पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। यहाँ पे अच्छी खासी ऊष्मा मिलती है। अच्छी खासी ऊष्मा मिलने की वजह से यहाँ पे बाष्पीकरण ज़्यादा होता है और यहाँ पे वर्षा भी अच्छी खासी होती है, यानी वर्षण भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे दोहराई गई है सेकंड पॉइंट में कि संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्त का मतलब है बिल्कुल ठीक ऊपर रहने की वजह से, यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब जानते हैं ऊपर, यानी कि बिल्कुल सीधा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर वही मतलब है कि सूर्य के ऊर्ध्वस्त यानी बिल्कुल सामने ऊपर रहने की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर ITCZ जो है इसकी उपस्थिति से यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र जो है यानी निम्न दाब का क्षेत्र जो है जिसे हम ITCZ कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ITCZ की जो उपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या होती है, यहाँ की जलवायु जो है उष्ण और आर्द्र रहती है। उष्ण का मतलब ये गर्म रहती है और आर्द्र रहती है। गर्म क्यों रहती है? क्योंकि सूर्य बिल्कुल ऊर्ध्वस्त है, बिल्कुल डायरेक्ट सर के ऊपर रहता है। दूसरी बात यह सर के ऊपर रहने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र यानी कि ITCZ क्रिएट हो जाता है, जिसको भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चल पड़ती हैं और चारों तरफ से जब हवाएं चलती हैं तो हवाएं अपने साथ नमी ले आती हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर नमी जो है, यहाँ की वायुमंडल में नमी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलती है। हमने देखा था यहाँ पर नमी में कितनी देखने को मिलती है, यानी कि लगभग 4% तक नमी यहाँ पर देखने को मिलती है हमें वायुमंडल में। हमने पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में। तो यहाँ पर आप वही चीज नोट कर लेना सेकंड पॉइंट कि संपूर्ण वर्ष सूर्य ऊर्ध्वस्त तथा जो है ITCZ की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है, यानी आपकी जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है इसको मेनली 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना कि जलवायु के उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा गया है। अब इसमें भी सब पॉइंट बना के आपको लिखने पड़ेंगे। इनके लिए मैं डबल सब पॉइंट इस तरह से यूज कर ले रहा हूँ, ये वाला, और इसमें ये हेडिंग बन जाएगी। इसमें देखिए इसके लिए आप अलग अलग पेनों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये बात मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ ताकि आपको ये याद रहेगा। तो अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए यहाँ पे लगाया गया है AF। यहाँ पे क्या लगाया गया है? AF। आप याद करें, फिर से थोड़ा जाएं, जो मैंने भी लिखवाया है, जस्ट अभी लिखवाया है, वो आप थोड़ा उस पर जाएं। देखिए एक ए का मतलब हमने यहाँ पे बताया था, ये समूह से क्या बनना है, ये समूह से बनना है उष्णकटिबंध बन रहा है। और देखिए समझने वाली बात है, पूरा मैथमेटिकली आप समझिए, यहाँ पर कुछ यार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको केवल वर्ड देखते ही याद आ जाएगा। ए से बनना है, क्या बनना है, हमारा उष्णकटिबंधीय समूह बनना है। वहीं एफ से अभी हमने बताया था कि भाई एफ से बनता है आर्द्र, यानी वर्ष भर जहाँ पे वर्षा हो उसे हम एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये जो समूह हो गया आपका AF वाला, यानी आप AF से समझ गए कि यहाँ पर इस क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा होती होगी। पूरा जो है विषुवत परत के निकट वाला क्षेत्र होगा, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती होगी, जो है नमी भी यहाँ पे अच्छी खासी रहती होगी, आर्द्रता भी अच्छी खासी रहती होगी। ठीक है, तो आपकी पहली हेडिंग इसी में यही है, यानी कि पहली जो आपका पहला सब जो हेडिंग है इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु में, इसमें पहली सब हेडिंग है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी AF लिख लेना, इसे सिंबल को, इसे AF। तो ये कहां से कहां पाई जाती है, इस जलवायु की विशेषता भी हम बता दे रहे हैं। यहां पर ये जो है ये विषुवत वृत्त के निकट, वृत्त के निकट पाई जाती है, यानी पूरा मत लिखना, केवल लिखना विषुवत वृत्त के निकट। ठीक है, कॉमा। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसन है, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका है और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप है। यहां पर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसकी दूसरी विशेषता क्या है, इसकी यहां पर दूसरी विशेषता यह है कि भाई वर्ष के प्रत्येक माह में यहां पर दोपहर के बाद तेज गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, ये इसकी खास बात है यहां पर। इसके अलावा यहां पर तापमान जो है, तापमान की अगर बात करें तो तापमान समान रूप से ऊंचा रहता है और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। वार्षिक तापांतर का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि यहां पर जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे बताएगा भाई तापांतर क्यों आएगा, तापांतर तभी तो आएगा जब गर्मी का मौसम होगा। गर्मी में तापमान कहाँ तक पहुंचा, लगभग 30 डिग्री तक पहुंच गया, और सर्दी का ऋतु आया, शीत ऋतु आई, तो वहाँ पे तापमान वहाँ पे पहुंच गया लगभग 10 डिग्री तक, तभी तो तापांतर में डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें। अब यहाँ पे तापांतर में डिफरेंस ज्यादा होगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है तापांतर नगण्य है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे अधिकतम तापमान कितना है 30 डिग्री और न्यूनतम कितना रहता है यहाँ पे 20 डिग्री। ठीक है, तापांतर में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहां पर इस जलवायु में विशेषता क्या है, यहां पर आपको सघन वितान, सघन जंगल हैं। इसके अलावा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित
वन पाई जाती हैं। यानी पूरा सघन, पूरा एकदम जो है यहाँ पर आपकी जो है पेड़ पौधे वाला क्षेत्र है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जीव जंतु जो है जैव विविधता वो इसी क्षेत्र में मिलती है आपको, विसर्ग वृत्त के निकट वाले क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, यहाँ पे बितान का जो शब्द आया है, बितान, इसका मतलब होता है कैनोपी, यानी छतरी जिसे हम बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, बितान का मतलब यहाँ पर ये है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे धरातल तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि पेड़ इतने ज़्यादा सघन होते हैं, बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, छतरी नुमा संरचना बन जाती है, इसे हम कैनोपी बोल सकते हैं। इस वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो धरातल को छू नहीं पाता है। ठीक है, ये वो स्पष्ट जो है यहाँ पर ये स्पेशल वर्ड आ गया था, एक विशिष्ट टिपिकल वर्ड आ गया था, तो उसे मैंने यहाँ पे बता दिया है क्या है बितान। ये इसे हम अंग्रेजी में कैनोपी के नाम से जानते हैं। देखिए, मुझे भी आपकी जो किताब पढ़ाने के लिए बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं प्योर हिंदी के आज में आ जाते हैं, तो उनके लिए मुझे इंग्लिश वर्जन जो है आपका एनसीईआरटी वाला वो उठा के देखना पड़ता है, बहुत सारे वर्ड के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वर्ड इतने ही ज़्यादा डीपली रख देते हैं हिंदी से निकाल कर वो लोग, तो उसके लिए अंग्रेजी वर्ड वहाँ पे मुझे देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हुआ करे कभी कभी, जैसे कुछ अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप जो अंग्रेजी वाली एनसीईआरटी है वही पैरेलल आप बुक खोल लीजिए, वही चैप्टर खोल लीजिए और वहाँ पर आप देख सकते हैं वही पर्टिकुलर टॉपिक में। यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम वाली का 2 कॉपी अंग्रेजी में वहाँ पे कर दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली जलवायु जो है आपकी ये है AM। ठीक है, यानी कि अगली सेकंड सब हेडिंग इसमें आप पढ़ेगी, इसमें आपकी उष्णकटिबंधीय वाले में ये है आपकी कैसी, ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जैसे AM। M का मतलब मानसूनी होता है, A का मतलब उष्णकटिबंधीय होता है। तो ये जो मानसून वाली जलवायु है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये जलवायु जो है आपकी ये भारतीय महाद्वीप मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसमें पाई जाती है। यहाँ की विशेषता यह है कि भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है और शीत ऋतु यहाँ पर शुष्क होती है। मानसूनी जलवायु की विशेषता क्या है कि वर्षा यहाँ पे गर्मियों में देखने को मिलती है और शुष्क जो है शीत ऋतु कैसी होती है, शुष्क रहती है। ये विशेषता है इसकी, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब अगली ऋतु पर देखते हैं। अब देखिए अगली है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ये आपका थर्ड सब हेडिंग है इसमें। ठीक है, ए समूह में थर्ड सब हेडिंग है AW वाली। तो W का मतलब शुष्क शीत ऋतु वाली बात हो रही है यहाँ पर, तो वो बताया गया है। अब देखिए ये जलवायु कहाँ पाई जाती है। देखिए एक बात समझने वाली बात है यहाँ पर, जो यहाँ पर बताया गया है उष्णकटिबंध के बारे में। एक तो ये तो हो गई आपकी विषुववृत्त वाली, सबसे पहली विषुववृत्त, यानी इसके इर्द गिर्द। फिर इससे थोड़ा ऊपर बढ़े, इससे ऊपर बढ़ने पे क्या आ गया, AM वाली आ गई। ठीक है, ऐसे करके समझाया गया है इस बुक में। इससे ऊपर क्या है, AM से ऊपर वाली AW वाली आ गई। तो ये चक्र चलता है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम यहाँ पर डिफाइन किया है, यानी पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। आप समझने वाली बात है, थोड़ा आप अपना लॉजिक लगाना कि यहाँ पर सबसे पहले हमें समझाएगा विषुववृत्त के निकट वाली, उसके बाद थोड़ा हम दूर गए तो यहाँ पर हमने देखा कर्क और मकर रेखा के बीच में क्षेत्र जो पड़ रहे थे, तो उनके बीच वाली जलवायु आई ये वाली। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाली। ठीक है, अब इससे दूर वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में आ गए हम लोग। तो ये कहाँ पाई जाती है वो भी हम देख ले रहे हैं, ये वाली जलवायु। तो ये जलवायु जो है ये वाली, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलीविया और पराग्वे के निकट जो भाग हैं, इसके अलावा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में ये पाई जाती है। ये आप लिख लेना कहाँ कहाँ पाई जा रही है। यानी ब्राजील में तो पूरी जलवायु आपकी मानसूनी नहीं, ऊपर वो जो विषुवतीय जलवायु वैसी पाई जाती है अमेजन बेसन में, लेकिन उसके जैसे से ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर में यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में बोलीविया है, दक्षिण में पराग्वे है, इनके निकटवर्ती जो भाग हैं, तो वहाँ पर इसके अलावा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण वाले भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है इस जलवायु की। इसकी विशेषता यह है कि भाई यहाँ पर आर्द्र जो ऋतु है वो छोटी होती है, शुष्क ऋतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण एकदम लंबी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली विशेषता इसकी ये है कि भाई तापमान जो है वर्ष भर बहुत ऊंचा रहता है। शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर जो है सर्वाधिक होता है। शुष्क जो ऋतु होती है उसमें दैनिक तापांतर में देखने में बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर पर्णपाती वन यानी पतझड़ करने वाले वन जो है और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ वो इसी में पाई जाती हैं। यानी पतझड़ वाले वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ वो यहीं पर में पाई जाती हैं। ये आपने लिख लिया होगा। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली जलवायु जो है आपकी, अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की जलवायु यहाँ पर थी, जो आपने 3 समूह यहाँ पे बताए गए हैं, वो 3 देख लिया आपने कि कोई शुष्क ऋतु नहीं, मानसून, लघु शुष्क ऋतु, जाड़े की शुष्क ऋतु। ठीक है,
तो ये आपका ये वाला प्रकार खत्म हो गया। अब इस वाले प्रकार पर आते हैं। तो आपकी अब सेकंड आप हेडिंग डाल लेना यहाँ पर, विशुष्क जलवायु। तो विशुष्क जलवायु की क्या विशेषताएं हैं वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आपने डाली होगी विशुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु बी। ठीक है, ये आपकी सेकंड हेडिंग है। देखिए इस जलवायु की विशेषता जो है यहाँ पर, इसकी विशेषता जो है वो अत्यंत न्यून वर्षा, यानी कि यहाँ पर वर्षा ना के बराबर बिल्कुल बहुत कम होती है। दूसरी बात यह है कि भाई ये शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर ये पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे लिख लेना पहला पॉइंट में, विशेषता क्या है, अत्यंत न्यून वर्षा, और यह पृथ्वी के बहुत बड़े भागों में पाया जाता है। यानी ये क्षेत्र जो है पृथ्वी के बहुत बड़े भागों में पाया जाता है, शुष्क जलवायु वाला। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है ये बताया गया है। ये 15 से लेकर 60 अंश उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच ये विस्तृत है। शुष्क जलवायु क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, 15 से लेकर 60 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांश है, इनके बीच ये क्षेत्र पाया जाता है। अब देखिए 15 से लेकर 30 अंश वाला जो क्षेत्र है निम्न अक्षांशों में, इसे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि जो 15 से लेकर 30 अंश निम्न अक्षांश जो बोले जाते हैं इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, यानी उपोष्ण कटिबंध बोला जाता है 30 डिग्री तक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तापमान का अवतलन होता है और उत्क्रमण होता है, वर्षा ये होने नहीं देते। मतलब क्या है, तापमान का अवतलन होने का मतलब क्या है। अब चूंकि यहाँ पर ऊपर एक वर्ड आया था उच्च वायुदाब, आपने ऊपर पढ़ा था पहले, आपने 2 चैप्टर जो इससे पहले के जो प्रीवियस में जाएंगे थोड़ा, तो आपने वहां पर देखा था कि जहां पर उच्च दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है वहां पर क्या होता है, वायु भारी होकर, यानी वायु क्या हो जाती है, सघन हो जाती है, भारी हो जाती है, और भारी होकर वायु जो होती है अवतलित होने लगती है, नीचे की ओर उतरने लगती है। नीचे की ओर उतरने लगती है तो नीचे की उतर के वो ये देखती है कि भाई कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो वो अपने आसपास निम्न वायुदाब का कोई क्षेत्र देखती है। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना होता है, फिर वो उस ओर चल देती है। यानी कि इससे ये होता है कि भाई इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है, और ये जब वायु निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है तो वहां पर निम्न दाब क्षेत्र की ओर वहां पे वर्षा कर देती है, उस क्षेत्र की ओर वर्षा कर देती है। उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र पूरे जो है बिना वर्षा के रह जाते हैं। तो यही रीजन है कि यहाँ इस अक्षांश में वर्षा नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, उच्च वायुदाब के क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर पवनें लौटकर कोई पवनें आ नहीं रही हैं, बल्कि यहाँ से पवनें दूसरी तरफ जा रही हैं, निम्न वायुदाब की ओर जा रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पा रही है। तो वही बात लिखिए, अवतरण और उत्क्रमण ये वर्षा यहाँ पर नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा मध्य अक्षांशों में पहुंचते हैं हम 35 से 60। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम सभी को ये बात मालूम होगी कि जो ठंडी धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं, और आपने एक बात पढ़ी भी थी, पहले भी मैंने बताया है कि महासागर जो है, जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी वाले छोर पर जो है हमेशा ठंडी धाराएं मिलती हैं। यानी महाद्वीपों के जो पश्चिमी वाला छोर है वहां पर ठंडी धाराएं होती हैं। तो इस वजह से अधिकतर जो मरुस्थल होते हैं किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग के किनारे पर पाए जाते हैं। आप कोई भी मरुस्थल उठा के देख लो, ज्यादातर जो मरुस्थल है वो पश्चिमी भाग के किनारे से ही सटे होते हैं, ताकि वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। इस वजह से वहां पर मरुस्थल क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे आप, सेकंड सब पॉइंट, कि मध्य अक्षांशों में विषुववृत्त से 35 अंश से 60 अंश उत्तर और दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों में परिरुद्ध होती है, यानी बंद होती है, जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्राय समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती। पता नहीं कट क्यों गया है, मुझे नहीं मालूम ये। तो आप लिख लेना यहाँ पर कि जो 35 से लेकर 60 अंश के अक्षांशों के बीच जो जलवायु वहां पर घिरी होती है, तो वहां पर वर्षा इसलिए नहीं हो पाती है कि वहां पर जो पवनें हैं, यानी मान लीजिए ये पूरा पवन वाला, ये वाला जो है पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे करके पूरी पहाड़ों की ये घाटी है ये। ठीक है, ये पूरी पहाड़ों की घाटी है। तो चूंकि इस क्षेत्र में क्या है कि भाई जो पवना मुखी ढाल है, इस ढाल पर तो वर्षा अच्छी खासी हो गई। ठीक है, इस ढाल पे वर्षा अच्छी खासी होगी। अब ये पवन जब नीचे उतरी तो ये यानी कि ज्यादा गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से ये पूरा घाटी जो है, यहाँ पर घाटी कैसी हो गई, शुष्क रह गई। तो ये बताया गया कि भाई यहाँ पर पर्वतों के घिरे होने की वजह से आर्द्र पवनें यहाँ पर अंदर तक नहीं पहुंच पा रही हैं मध्य अक्षांशों में। तो यहाँ पर आप सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि मध्य अक्षांशों में पूरा यहाँ से लेकर, ठीक है, समुद्री आर्द्र पवनें, समुद्र बना है यहाँ पे, समुद्र लिखा है यहाँ पे, समुद्री, ठीक है, समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो शुष्क जलवायु है इसको भी हमने जो है डिवाइड कर लिया है। शुष्क जलवायु को यहाँ पे स्टेपीज और अर्धशुष्क जलवायु को हमने मरुस्थली जलवायु का नाम दे दिया है। स्टेपीज खास करके घास के मैदान हैं, आपको पता होगा यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें स्टेपीज कहते हैं। तो ये शुष्क जलवायु में पाए जाने वाले घास के मैदान है, ये बात आप जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में। तो सेकेंड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर, शुष्क जलवायु को यहाँ पे स्टेपीज अथवा
अर्ध शुष्क जलवायु BS या फिर और मर्सली जलवायु यहाँ पर इसमें विभाजित किया गया है शुष्क जलवायु को। ये शुष्क जलवायु जो हमारी बी वाली है इसको भी हमने दो भागों में विभक्त कर लिया है, BS और BW। अब देखिए, अब BS और BW वाला जो पार्ट है इसको भी हमने कैटेगराइज कर दिया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया। अब जैसे हमने BS वाले पार्ट को पहले हमने फिर, ठीक है, यानी इसे आगे 15 से 35 अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय BSH और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH में बांट दिया है। वहीं 35 डिग्री से लेकर 60 अक्षांशों के बीच इसे हमने अक्षांशीय स्टेपीज BSK और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BWK इसमें विभाजित किया जाता है। तो आप ये लिख लेना, ठीक है, यानी शुष्क जलवायु को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, B और S में डिवाइड कर लिया है, वो आपने लिख लिया, ठीक है। यानी शुष्क जलवायु को हमने डिवाइड किया अर्ध शुष्क जलवायु में BS में, ठीक है, और फिर हमने डिवाइड किया BW में, ठीक है, यानी शुष्क शीत ऋतु, W का मतलब W का मतलब शीत ऋतु से होता है, ये बात आप जानते हैं। फिर इसके बाद भी हमने इसे और डिवाइड कर लिया है, वो आपके सामने डिवीजन यहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो चीजें हैं, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चीज़ों में, चीज़ें वही सेम है, समान है। यानी कि यहाँ पर जो स्टेबीज प्रकृति की यानी अर्ध शुष्क जलवायु है, चाहे वो अर्ध शुष्क 15 से लेकर 35 अक्षांशों के बीच वाली हो, यानी समझने वाली बात है, या फिर 35 से 60 अंश के बीच वाली हो, यहाँ पर जो भी 15 से 35 या 35 से 60 के बीच वाली स्टेपीज वाली जो जलवायु है, वहां पर हल्की आर्द्रता आपको मिलेगी देखने को। जबकि आपकी 15 से 35 से लेकर 35 से 60 के बीच जो आपकी बिल्कुल शुष्क जलवायु है, ठीक है, यानी कि मरुस्थल वाली जलवायु है, वहां पर एक जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी इन दोनों में अलग अलग कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस दोनों में सेम है, हमने बस अपनी सुविधा के लिए डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई 15 से 35 अक्षांश वाली जो मरुस्थल है BWK वाली जो जलवायु है, वही सेम जलवायु जो है यहाँ पर 15 से 35 के बीच जो BWH है उसकी भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर वही बात यहाँ पर दोहराई गई है इस पैराग्राफ में, कुछ नया नहीं दोहराया गया है कि भाई जो ऊपर जो 15 से 35 के मध्य जो हमने डिवाइड किया है स्टेबी वाला क्षेत्र, वही 35 से ऊपर 35 से 60 के बीच स्टेपी वाला क्षेत्र है, उसकी जलवायु बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, स्टेपी में और मरुस्थल में अंतर यह है कि स्टेपी में जो है वहां पर थोड़ा हमें आर्द्रता देखने को मिल जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मरुस्थल में हमें आर्द्रता बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। ये बात आप जानते होंगे, आर्द्रता के बारे में, मरुस्थल के बारे में, ये बात आप पहले से जानते हैं। तो आर्द्रता होने की वजह से वहां पर जो है स्टेबीज वनस्पतियां यानी खास करके घास के मैदान वहां पर उगाए हैं, ये बात आप जानते हैं। तो ये सब चीजें आप अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा मरुस्थल की विशेषता यहाँ पे बताई गई है कि भाई मरुस्थल के बारे में आपने अभी 4-5 चैप्टर पहले पढ़ा था कि मरुस्थल में वर्षा तो होती है, लेकिन यदा कदा वर्षा होती है, और वर्षा भी इतनी तीव्र गति से होती है कि पानी में रुक नहीं पाता है बिल्कुल। तो वहां पे बहुत तीव्र गति से वर्षा होती है, कभी कभी होती है तो, और वैसे होती ही नहीं है। तो इस वजह से मरुस्थल जो है हमेशा शुष्क रह जाते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है भाई इस जलवायु की विशेषता, एंड में जो है चलते चलते विशेषता बताई गई है यहाँ पर, वो विशेषता मैं लिखवा दे रहा हूँ थर्ड पॉइंट में करके, कि इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। यानी कि वर्ष भर का तापांतर और दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर से अभिप्राय दिन का और रात का तापांतर है। अब मरुस्थल वाला पोर्शन है तो आप ऑब्वियसली बात लगा सकते हैं कि दिन में टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 58 डिग्री वाला, और रात को यहाँ पर बिल्कुल 20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर तो देखने को मिलता ही मिलता है, इसके अलावा दैनिक तापांतर भी यहाँ पर अच्छा खासा होता है। अब देखिए नोट करके यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पर ये जो है लीबिया, ये इसी क्षेत्र में पड़ने वाला एक स्थान है, यानी लीबिया के अल अजीजिया, लीबिया एक देश है और इसका एक जगह है अल अजीजिया। तो यहाँ पर 13 सितंबर 1922 को सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर अब तक का 58 डिग्री सेल्सियस यहीं पर दर्ज किया गया था। ये पूछी जाती है जगह कि संसार में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये लीबिया का अल अजीजिया है, ये आप नोट करके लिख लेना। तो ऐसे करके आपने यहाँ पर अब तक शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र देख लिया, शुष्क के 4 प्रकार थे वो भी मैंने आपने देख लिए। अब अगली जलवायु जो है, अगली तीसरी हेडिंग जो है, ये है आपकी कौष्ट शीतोष्ण। समझ गए होंगे, कौष्ट का मतलब गर्म है और शीतोष्ण है यानी मध्य अक्षांशों में पाई जाने वाली जलवायु है। तो इसकी क्या विशेषता है? पहली बात, ये जलवायु जो है, ये जलवायु आपकी 30 से लेकर 50 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी और खास करके पश्चिमी सीमांतों के किनारों पर विस्तृत है। ठीक है, पहली बात ये नोट कर लेना, यानी जलवायु कहां से कहां तक, जो महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी किनारे हैं वहां पर ये पाई जाती है, कौष्ट शीतोष्ण वाली जलवायु। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है भाई, इस जलवायु में देखिए यहाँ पर सामान्यतः जो ग्रीष्म ऋतु है वो कौष्ट होती है, गर्म होती है, और शीत ऋतु मृदुल होती है, यानी बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती है, यानी माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता है, ऐसी होती है सर्वाइवल वाली। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब देखिए यहाँ पर हमने इस जलवायु को 4 प्रकारों में फिर से विभक्त कर लिया है, 4 प्रकारों में इसे वर्गीकृत हमने किया है। अब 4 प्रकार वो कौन कौन से हैं
वो भी हम देख लेते हैं। जिन 4 प्रकारों में हमने इसे विभक्त किया है उसे भी हम देख लेते हैं। सॉरी, देखिए इसका पहला प्रकार है आपका, इसका पहला प्रकार है यहां पर, पहला सब पॉइंट इसमें ये है यहां पर आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, CWA, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ए जो है वो तापमान को डिनोट कर रहा है, यहां पर तापमान की भिन्नता आप ये पहले ही नोट कर चुके हैं। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की क्या विशेषता है? ये जलवायु जो है कर्क और मकर रेखा के ध्रुवों की ओर, यानी कर्क और मकर रेखा से हम जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर भारत के उत्तरी मैदान, दक्षिण चीन के आंतरिक मैदानों में जलवायु हमारी पाई जाती है, ये वाली, ये आप नोट कर लेना यहाँ पर। इसके अलावा इसकी खास विशेषता क्या है? इसकी खास विशेषता ये है कि जब आपने AW जलवायु देखी थी, यानी आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु देखी थी आपने, सेम वैसी जलवायु है, लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सर्दियों में का टेम्परेचर कॉन्स्ट होता है, सर्दियों का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी तुलना में, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना इसी में कि यह AW जलवायु जैसी है, केवल इसमें सर्दियों का तापमान कॉन्स्ट होता है, ये लिख लेना बस। और ऊपर मैंने बताया लाइन वो तो आपने लिख ली होगी। ठीक है, अगली जलवायु जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जलवायु है, सेकंड वाली। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, ये अक्सर पूछी जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु, कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये अक्सर पूछी जाती है। काफी बार मैंने टर्म रिपीट किया है, शायद आपको याद भी हुआ होगा और अब तक याद रहा होगा। ये जलवायु बहुत बार पूछी गई है, भूमध्य सागरीय वाली। ठीक है, तो खास करके नाम इसका क्यों पड़ा है? क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है, इसलिए पड़ा है। अब देखिए, अब आप पूछेंगे भूमध्य सागर कहाँ पड़ता है। देखिए मेरे यहाँ नेट अभी स्लो चल रहा है तो मैं अभी मैप नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप अपना गूगल मैप पे देख लेना या फिर जिसके पास ऑक्सफोर्ड एटलस हो वहां देख लेना। ये जो है भूमध्य सागर आपका जो है, आप अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा और यूरोप का दक्षिणी हिस्सा जो है उसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा स्पेन की जिब्राल्टर संधि से अलग होता है, ये बात आप सब लोग जानते होंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर की हमने लोकेशन बता दी है, लोकेशन से आपके माइंड में आ गई होगी चीज। अब देखिए ये जलवायु खास करके भूमध्य सागर के आसपास पाई जाने वाली जलवायु थी। विशेषता इसकी क्या होती है? यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ना होकर शीत ऋतु में भरपूर वर्षा होती है, इसकी ये खास विशेषता होती है। ये विशेषता अक्सर करके पूछी जाती है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की ये विशेषता क्या है। यही विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, यानी यहाँ पर जलवायु में क्या हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेना इसमें, यह भूमध्य सागर के चारों ओर तथा जो उपोष्ण कटिबंध है इनसे 30 से लेकर 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है, यानी कि भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जा रही है। इसके अलावा जो उपोष्ण कटिबंध में 30 से 40 अंश के अक्षांश हैं, इनमें पश्चिमी सिरे जो है महाद्वीपों के, तो वहां पर पाई जाती है ये। अब पश्चिमी सिरों में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी? ये आपको ये मध्य कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया आप जानते हैं यूएसए के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, मध्य चिली ये भी पश्चिमी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, तो ये यहां पर इन सब पर आपको क्या मिलेगी? भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर सेकंड पॉइंट यहां पे लिखेंगे। अब देखिए इनकी विशेषता क्या है। ये क्षेत्र जो है ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिस वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। और शीत ऋतु में यहाँ पर क्या होता है, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भरपूर वर्षा होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, शुष्क गर्मियां और मृदु एवं वर्षायुक्त सर्दियां इस जलवायु की विशेषताएं हैं। समझ गए होंगे, यानी गर्मियां बिल्कुल खाली रह जाती हैं, शुष्क चली जाती हैं, जबकि मृदु और वर्षायुक्त सर्दियां जो है इनकी विशेषताएं, सारी वर्षा जो है ऑलमोस्ट कहाँ पर होती है, सर्दियों में ही होती है। ये आपने लिख लिया होगा, ये बहुत बार पूछा गया है, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता बहुत बार पूछी गई है और इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवाया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली जलवायु जो है, अगला जलवायु प्रकार जो है इसी में यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट आप इसमें लिखेंगे इसमें। ठीक है, ये कॉन्स्ट शीतोष्ण में थर्ड सब पॉइंट है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CFA। इसकी क्या विशेषता है? देखिए ये अभी तक आपने देखा ये पश्चिमी भागों में पाई जा रही थी, आपने ऊपर देखा ये पश्चिमी भागों में पाई जा रही है। देखिए ये ध्यान कर लेना, ये अंडरलाइन कर लेना चीजें, ये चीजें जो है अंडरलाइन कर लेना आप। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जा रही है, यही चीजें आपको मात दे देती हैं। आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन हमने तो सही लगाया था, हम तो इतना पढ़ के गए थे, गलत कैसे हो गया? गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें आप नजरअंदाज कर देते हैं, आप पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आप जो की पॉइंट्स होते हैं उन्हें अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं कि भाई ये कहाँ पाई जा रही है, खास करके उपोष्ण कटिबंध जो है, उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांश जो है वहां पर उनके पूर्वी भागों में मिल रही है जलवायु वाली। पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भागों में ये वाली जलवायु पाई जा रही है, पश्चिमी में नहीं पाई जा रही, पूर्वी में पाई जा रही है। तो आप यहाँ पर आप
लिख लेना है इसमें पहला पॉइंट कि यह जलवायु उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। अब देखिए इसकी विशेषता ये है कि भाई यहाँ पर जो वायु राशियाँ होती हैं, वायु राशियाँ को मतलब जो आपकी गर्म शीत या फिर जो ध्रुवों की तरफ से आने वाली वायु वगैरह है वो अस्थिर होती हैं। वायु राशियाँ यहाँ इनके केंद्र जो है स्थिर नहीं होते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती हैं। इस वजह से यहाँ पर वायु राशियाँ आपस में टकराने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा पूरे साल होती है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, पहले का सब पॉइंट। अब ये जलवायु कहाँ पर पाई जा रही है, ये जलवायु खास करके आपके पूर्वी यूएसए, दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह पाई जाती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे तड़ित झंझा और शीत ऋतु में वाताग्री वर्षण सामान्य विशेषता है। वाताग्री का मतलब आप जानते होंगे चक्रवाती वर्षण, ठीक है। तड़ित झंझा का मतलब थंडर स्टॉर्म वाला, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, तड़ित झंझा, वाताग्री, अभी आप पढ़ के आए हैं 2 चैप्टर, अभी आपने पहले ही पढ़े थे ये वाले, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप अपने माइंड में क्लियर करते चलिए। देखिए आपको कुछ चीज़ें जो है जैसे ये वर्ड आते हैं, ये जब मैं इशारा कर देता हूँ, अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है इशारा करने में, तो आपको मैंने नोट्स बनवाया है और नोट्स खोल के देख लिया कीजिए, क्योंकि हर वर्ड को समझाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि नोट्स ये वाला भी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी 2 दिन पहले वो डिस्क्राइब किया था, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम केवल इशारा करते हैं कि भाई अभी आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर बताया था आपको। तो अगर आपको फिर से समझ में ना आए तो चैप्टर खोल के देख लीजिए, क्योंकि मैं इशारा कर चुका हूँ, तो आपको वो चीज़ें आ जानी चाहिए। तो आपने ये नोट कर लिया है। अब देखिए इसका एक अंतिम प्रकार जो बचा है, चौथा प्रकार जो है वो है समुद्री पश्चिम तटीय जो है ये है जलवायु CFB, ठीक है। अभी ये कौन सी जलवायु थी, पूर्वी तटीय थी, ये पश्चिम तटीय है। अब ये कैसी जलवायु है, जैसा कि नाम आ रहा है समुद्री जलवायु है, पश्चिम तटीय जलवायु है। इसकी क्या विशेषता है, देखिए ये जो जलवायु है ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उससे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। यानी जहां जिन जगहों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जा रही है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के ऊपर जो ध्रुवों की ओर जा रही है, अक्षांश जा रहे हैं, उच्च अक्षांश जा रहे हैं, तो उनमें जलवायु पाई जाएगी। यानी मान लीजिए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में क्या है, इस वाले क्षेत्र में भूमध्य जलवायु है, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के ऊपर जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी के ऊपर जैसे हम निकलेंगे, यहाँ पर ध्रुवों की ओर उच्च अक्षांशों में बढ़ते जाएंगे, तो इन क्षेत्रों में यानी यहाँ वाले क्षेत्रों में क्या पाई जाएगी, यही वाली जलवायु पाई जाएगी आपकी, ठीक है। ये बताया गया है। तो पहला पॉइंट नोट कर लेना कि यह जलवायु है महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। कट गया है लेकिन मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला सब पॉइंट देखते हैं। अब देखिए इसकी जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहां पर लिख लेना है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिण चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इसके क्षेत्र हैं। अब देखिए समुद्री का नाम मतलब आप समझ ही गए होंगे, समुद्र है इसके बगल में, तो तापमान सम रहता होगा, तापमान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता होगा, क्योंकि समुद्रकारी यानी समुद्र का जो प्रभाव होता है समकारी होता है। समकारी का मतलब समझ रहे हैं आप, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो यहाँ पर भाई समुद्र का समकारी प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होता है और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कॉन्स्ट होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई ऊपरी अक्षांशों में ये वाली जलवायु पाई जाती है। अब ऊपरी अक्षांशों के हिसाब से टेम्परेचर डाउन जाना चाहिए, लेकिन डाउन नहीं जा रहा है। डाउन क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि समुद्र निकट में है, और समुद्र निकट होने की वजह से जलवायु क्षेत्र जो है वो सम रहते हैं, ठीक है। ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी, यानी कि सर्दियाँ भी यहाँ पर हमें गर्मी में देखने को मिलती हैं, सर्दियों में भी हमें गर्मी का एहसास होता है। अब देखिए यहाँ पे वर्षा की बात करें, वर्षण साल भर होता है, लेकिन यहाँ पे सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है। सर्दियों में वर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। देखिए अभी आपने यहाँ पर 3 क्षेत्र देख लिए हैं, यानी अभी आपने यहाँ पर 3 क्षेत्र पढ़ लिए हैं। आपके कोपेन वाले में से 3 क्षेत्रों को आपने यहाँ पर 3 क्षेत्रों के जो उप प्रकार हैं वो भी देख लिए हैं। अब बाद बाकी आपके ABCD-GEF जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट वीडियो आपका थोड़ा लेंदी हो गया है। तो जो बाद बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अब तक आपने यहाँ तक नोट किया है वो समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी नोट्स बनाएं, कम से कम नोट्स बनाने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर आप पूरा नोट जो है एक बार आप अपनी सरसरी नज़र से पढ़ लिया कीजिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो और स्पष्टली क्लियर हो जाए। लेकिन आप लोग करते नहीं होंगे, शायद कुछ ही लोग ऐसा करते होंगे, और जो लोग ऐसा करते होंगे यकीन मानिए उन्हें बहुत लंबे समय तक याद भी रहता होगा। और जो लोग केवल नोट्स बना लिए फॉर्मेलिटी के लिए, सर ने कहा नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लिए केवल, तो उन्हें शायद भूल भी जाते होंगे। तो आप लोग किया ये कीजिए कि जैसे ही नोट्स बनाए उसके 15 मिनट दिया कीजिए, तुरंत 15 मिनट में आपको पूरा जितना बनाया नोट्स एक बार सरसरी नज़र में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपको जियोग्राफी बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे।
तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस चैप्टर को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।